दोस्तों आज हम हैं गोंडल गुजरात में गिर गांव जतन संस्थान में, जहां हम काऊ बेस्ड फार्मिंग के बारे में सीखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर बछड़े हैं, गाय हैं। आज हम इन डिटेल काऊ बेस्ड फार्मिंग के बारे में सीखने वाले हैं। आज जो हमारे यहाँ बेंगलोर से पधारे हैं अभिनव जी, तो आज उन्हीं के साथ हवन करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे 300 गाय है। मैं तो थोड़ा डरा हुआ हूँ, लेकिन सर का डेली का काम है ये। अरे बाप रे, डरो मत जल्दी चलो अभिनव, जल्दी चलो तुम। ये मेरे तरफ ना आ जाए। हाँ, वो आपको देख रही है, ये बेंगलोर का है। जो गिर गाय गुजरात में होता है, ये गिर गाय के बारे में खास क्या है? बहुत सारे लोग गिर गाय को बोलते हैं बहुत अच्छा दूध गिर गाय देती की है। विशेषता ये है कि दूध भी उसका अच्छा है। हाँ, शांत स्वभाव है उसका, मानव से एकदम टचिंग रखती है। ऐसा कैसे? इस गाय में और जो मतलब ब्रीड वाले गाय होते हैं, एचएफ गाय होते हैं, वो सब गाय में अंतर क्या होता है? एचएफ को गाय ही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो गाय है ही नहीं। ये एक बायो फर्टिलाइजर, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर बैग हमने डेवलप किया, जो जीवामृत में हमें प्रॉब्लम आती थी ना इनपुट डालने में। तो यहाँ जीवामृतम बन रहा है। हाँ, ये एडवांस जीवामृत कह लो इसको। सर वहाँ पे बायोडाइजेस्टर में कंपोस्टिंग देखे जी, हम। जी। यहाँ पे किस प्रकार से हो रही है, थोड़ा और एक बार समझाइए फिर। अब ये है ना, ये सेम प्रोसेस है, लेकिन इसका पर्पस बायोगैस के लिए है। ये पूरा बायोगैस चल रहा हाँ, है। पूरा बायोगैस से चल रहा है। जहाँ पर भी एनर्जी फ्यूल यूज होता है, हाँ। वो सब अभी इसी से ही काम हो रहा है। दोस्तों अभी हम प्रोसेसिंग यूनिट में हैं। ये दही को हम अभी ये मटके में डाल के मंथन करेंगे और इसमें से मक्खन निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ 30 लीटर दूध जो हम डाले थे, वहाँ से मक्खन निकल गया है। लगभग केजीज मक्खन निकला है सर। हाँ। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं काऊ बेस्ड फार्मिंग के बारे में, गौ पालन के बारे में, एनारोबिक कंपोस्टिंग के बारे में, कैसे आप जैवामृतम बनाकर ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं उसके बारे में, और सबसे ज़रूरी एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल काऊ बेस्ड बिजनेस मॉडल कैसे बना सकते हैं। आज हम सीखने वाले हैं रमेश रुपालिया सर के साथ, जिन्होंने अपना पूरा जिंदगी गौ पालन को दिया है। जय गौ माता जी। जय गौ माता, नमस्ते सर। शुक्रिया सबसे पहले आपके समय के लिए। बहुत ही शानदार जगह है ये, मैं देखा सुबह। आप अपने खुद का परिचय दे सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको देखे हैं ऑनलाइन, मैं अभी आगे बढ़ के बात करेंगे आपके बारे में, लेकिन आपकी कहानी शुरुआत कहाँ से हुई, अभी आप क्या क्या यहाँ पे कर रहे हैं? वैसे तो परिचय तो हमारा है ही प्रोफाइल गूगल में, परंतु हम लोग 2005 में, हमारा जन्मस्थली गांव है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, वहाँ अपना कर्जा हो गया था। जमीन, मकान, गहने, गाड़ी सब बेच के इधर मजदूरी के लिए आए थे जैन परिवार के खेत में। अच्छा। और 2010 तक वहाँ काम करते थे, तो पैसे नहीं थे खेत में इनपुट डालने के, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड के लिए। तो हम लोग, अपने पास एक गाय, भैंसे और बैल थे, तो उसका गोबर, गोमूत्र गाय का और बैल का नाली में बहाते थे। अच्छा। उसी से भी पैदावार अच्छी आती थी, मतलब जितनी लोगों को आती थी उतनी। तो फिर हमने सोचा अब इतना हो ही रहा है तो केमिकल क्यों डाले। फिर क्या चीज़ का खेती कर रहे थे सर उस समय हम प्याज का ज़्यादा खेती कर रहे थे। प्याज का। तो उस समय हमने गोबर गोमूत्र को ध्यान में रखते हुए नॉन प्रोडक्टिव गाय परचेस करी समाज से। तो वो नॉन प्रोडक्टिव गाय, फिर हमने एक अच्छा नंदी लाए। तो धीरे धीरे करते करते, मतलब वो नंदी ने सारी गाय प्रेग्नेंट कर दी। तो अच्छा। लगभग 3 से 5 साल में हमारे पास 90 गाय हो गई। एक गाय से 90 गाय? मतलब एक नहीं कह सकते, उस समय 20-25 जो नॉन प्रोडक्टिव लाए थे उससे। तो वो क्या था, वो जैसे गाय नॉन प्रोडक्टिव मतलब थन बंद वाली ऐसी थी, लेकिन बच्चा तो क्लियर जन्मता है ना, उसमें तो थन बंद नहीं आते। तो जो फिर दूध निकला, जो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में फिर दूध बेचते थे, लेकिन दूध में इतना जमा नहीं। लोग रोज कितना भी क्वालिटी का ताज़ा दूध दो तो भी लोग बोलते हैं कि आज बहुत पानी डाला है, क्योंकि आजकल के पढ़ी लिखी महिलाओं को ये भी नहीं पता पानी वाला दूध कैसा होता है और असली दूध कैसा होता है। तो हमने संकल्प ले लिया कि अब दूध बेचेंगे ही नहीं, अभी घी बेचेंगे। ओके। फिर घी बेचना चालू किया, तो उसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार की कठिनाई आती रही। बाद में हम लोगों ने एक वेबसाइट डेवलप किया। अच्छा। और हल्की सी, मतलब लोग टाइप की, girkawcare.org करके। ज़्यादा कुछ उसके अंदर सुशोभन नहीं था, खाली ऐसा ही। तो उससे धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। क्या चीज़ के ऑर्डर सर? घी के? घी के। और धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर हमने एक नंदी, अर्जुन नंदी, जो 23 साल का था, उसको ऑयल मसाज, घी, खुराक, उसको औषध खिला के फिर से रिस्टार्ट किया। तो
उन्होंने 36 गाय प्रेग्नेंट कर दी, तो उसकी वीडियो हमने यूट्यूब में डाली। अच्छा। तो वो वीडियो कुछ 2-3 दिन में 5-6 लाख लोगों ने देखी। अच्छा, क्या बात। ट्रैफिक आया वेबसाइट पे। हाँ। ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया और कुदरती रूप से हमें विचार भी आता गया, सोच बनती गई कि जो भी अच्छी जानकारी, अच्छा अनुभव गोपालन में होता है उसको यूट्यूब के माध्यम से शेयर करते हैं। बिल्कुल। तो साथ साथ बिजनेस भी ग्रो करता गया। आज हमारे यहाँ लगभग 65 टाइप ऑफ मैनी घी, मोर देन टाइप 65 घी है आपके हाँ। पास। और शास्त्रों के रेफरेंस से और 300 प्लस टोटल पंचगव्य प्रोडक्ट और सब है। हमने एक जैसे गाय आधारित खेती करते थे तो उसमें प्रॉब्लम आती थी, जैसे जीवामृत बनाते थे तो उसको छानने में बड़ी भारी दिक्कत होती थी। तो हमने उसका अल्टरनेट, उसका सॉल्यूशन निकाला, तो एक अनारोबिक बैग डेवलप किया, एक बायो फर्टिलाइजर बैग। वो बैग में सब कुछ डाल देते हैं जैसे जीवामृत में डालते वैसे। अब उसमें 40 दिन की फर्स्ट प्रोसेस है, बाद में रोज 150 लीटर डालो और 150 लीटर निकालो, तो वो अभी छानना भी नहीं पड़ता। बायोगैस का जो बैग है वहाँ पे। हाँ, उस टाइप का। तो आगे बढ़ के सारा देखेंगे। हाँ, ऐसे ऐसे मतलब जो भी रिक्वायरमेंट रहती गई ऐसे 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 उसमें सुधार करते गए, सीखते गए। काफ़ी लोग हायर किए, हाई क्वालिटी के 2-2 लाख सैलरी वाले लोग हायर किए। आज 120 लोग सर के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। 100 से भी ज़्यादा देशों में आप अपना प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। सर, आज के दिन में क्या है कि आपसे मिलने का, ये वीडियो बनाने का 2 मेजर उद्देश्य है। सबसे पहले कि नौजवान जो हैं 18, 19, 20 साल की उम्र के लोग, वो खेती की तरफ उतना आ नहीं रहे। खेती जब वो सोचते हैं तो केवल फसल सोचते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि गौ माता, खेती वहीं से शुरुआत होती है। और दूसरी चीज़ कि ये एजुकेशन अवेयरनेस लोग में है ही नहीं। आज का हालात सर खेती का हम जानते हैं, केमिकल का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मिट्टी हमारी ख़राब हो रही है। आपसे मैं बात कर रहा था, आप बोल रहे थे यहाँ ऑर्गेनिक कार्बन 2.9 है। सर, क्या आपको क्या लगता है, क्या हो गया आज के डेट में खेती को? देखिए, खेती कोई भी चीज़ से जिससे आपको प्रोडक्शन लेना है वो खुद फिट होना चाहिए। चाहे आपकी गाय हो, चाहे आपका पेड़ हो, चाहे आपका खेत हो। जब तक वो खुद फिट नहीं है तो प्रोडक्शन क्या देगा। तो ऐसे ही खेती के अंदर जो जमीन के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड बैक्टीरिया, वो हम केमिकल डाल डाल के ख़त्म कर दिए। तो ज़मीन की जो क्वालिटी थी वो क्वालिटी लो हो गई। अब लो क्वालिटी में गुड प्रोडक्शन आने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। तो ज़मीन को सुधार कौन कर सकता है? तो ज़मीन शास्त्रोक्त समय से लेके, सतयुग से लेके आज तक वर्णित किया गया है, शास्त्रों ने प्रमाणित किया गया है। जैसे वृक्षायुर्वेद है, कृषि पराशर है, वनस्पति शास्त्र है, ऐसे मई संहिता है, ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन है कि गाय के गोबर से और गौमूत्र से ही धरती तृप्त हो सकती है। धरती का, मिट्टी का, जो अभी जैसे सदगुरु एक मुहिम चला रहे, सेव सॉइल मूवमेंट, बहुत अच्छी मुहिम है, बहुत बहुत अच्छी, मतलब पूरे विश्व के लिए सोच रहे हो। लेकिन उसमें वो ऐड कर देना कि गाय से ही सेव सॉइल हो सकता है, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप कुछ भी कर लो। और गोबर जो है वो 1 ग्राम गोबर के अंदर 300 लाख करोड़ माइक्रो बैक्टीरिया है। वाह। और गौमूत्र है, उसके अंदर 5100 एलिमेंट है कंटेंट, जैसे जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, गोल्ड, एमोनियम, नाइट्रोजन, सल्फर, फोलिक एसिड, जिब्रालिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, ये सारे कंटेंट गौमूत्र के अंदर है। तो जो जमीन को पोषक और मजबूत बना सकता है, वही खेत, वही जमीन गुड प्रोडक्शन दे सकती है। बिल्कुल। लोग को ये समझना जरूरी है कि गाय, गौ माता और खेती एक ही है। हाँ, उसको अलग नहीं करना है। ऋषि परंपरा से गाय, खेती और आयुर्वेद साथ में, जैसे गाय, गांव, खेती और आयुर्वेद। क्योंकि खेती होगी वहाँ गांव होगा, गाय होगी वहाँ गांव होगा, क्योंकि फ्लैट में तो गाय रहेगी नहीं, शहर में गाय रहेगी नहीं। तो गाय, गांव और कृषि साथ में आयुर्वेद, ये चारों का समन्वय ही पूरी मानव सभ्यता को स्वस्थ, तंदुरुस्त और तेजस्वी बना सकता है। सर, यहाँ कितने सारे गाय हैं, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, एक ब्रीफ दीजिए ताकि आगे बढ़ के जब हम देखें हमारे ऑडियंस ये अभी हमारे यहाँ लगभग 350 के आसपास छोटे मोटे गोवंश है, सब मिला के 100 के आसपास तो बछड़े हैं हमारे पास। अच्छा। हाँ, और 250 के आसपास फीमेल गौ माताएं हैं। और यहाँ जैसे कुदरती रूप से जैसे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज दही का मंथन किया जाता है, दही में से ही घी बनाया जाता है, गाय के बच्चे को तृप्त रूप से अच्छे से दूध पिलाया जाता है, गौपालन। हाँ, गोपालन होता है, गौ संवर्धन, अच्छी नस्लों का मैनेजमेंट और डेवलपमेंट होता है।
ऐसे ही यहाँ जैसे अभी आप देख रहे हैं मक्खन गर्म होता है, मक्खन में से घी कन्वर्ट करेंगे गर्म करके। तो ऐसे अलग अलग प्रोसेस यहाँ पे काम हो रहे हैं अभी। जैसे गोबर, गाय का गोबर है तो उसमें से मीथेन वायु निकलता है, जो साइंस कहता है कि वायुमंडल को नुकसान करता है। तो उस मीथेन से हम बॉयलर जला लेते हैं, तो मीथेन इधर का इधर ही मीथेन जल गया। और उसके बाद जो स्लरी बचती है उसमें से पानी को अलग करते हैं, तो पानी जो है ह्यूमिक एसिड बन जाता है, खेत में यूज़ कर सकते हैं। और जो सॉलिड बचता है वो सॉलिड का ग्रेन्यूल प्रोमा बना देंगे, तो वो खेत के लिए काम हो जाएगा। क्या बात है सर, आगे बढ़ के एक एक चीज़ देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप गौ पालन, गौ बेस्ड फार्मिंग को समझते हैं। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे भैया छुट्टी हो गई, अरे भैया छुट्टी हो गई, छुट्टी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पीछे 300 गाय है। मैं तो थोड़ा डरा हुआ हूँ, लेकिन सर का डेली का काम है ये। सर, गाय को चराना, उनको घुमाना जरूरी क्यों होता है? बहुत सारे गाय को जैसे इंसानों को वॉकिंग कराना होता है ना, ऐसे गाय को भी वॉकिंग कराना होता है। और जो वॉकिंग नहीं कर पाते हैं उसकी डाइजेस्टिंग सिस्टम लो हो जाती है। अच्छा। और जैसे सुबह की सूर्य प्रकाश में गाय को निकालते हैं तो उसको सूर्य का प्रकाश मिलता है, मीठा प्रकाश, जिससे विटामिन डी से लेके बहुत सारे न्यूट्रिशन, आप चलो थोड़ा तेजी से, विटामिन डी से लेके बहुत सारे न्यूट्रिशन उसको मिल जाते हैं। जैसे कहते हैं कि गाय के शरीर में एक सूर्य केतु नाम की नाड़ी है, जो सूर्य ऊर्जा से संचारित है। और वो नाड़ी के कारण गाय के शरीर में पित्ताशय के अंदर सुवर्ण रस बनता है। अच्छा। और वो सुवर्ण रस सुपाच्य होता है, जिसके कारण गाय के पंचगव्य में सारे सुवर्ण रस, सुवर्ण युक्त पीला रंग जो आता है। कितना, मतलब हर दिन घुमाते हैं आप इनको? हाँ, 365 दिन, इसमें कभी छुट्टी आती ही नहीं। अच्छा, क्या बात है सर। सारे गाय घूमने गए थे, अपना वॉकिंग करके चारा खा के वापस आ गए हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर, यहाँ कितने सारे गाय हैं अभी? छोटे मोटे 350 के आसपास। 350 गाय, 80-90 बछड़े हैं। हाँ, मेल फीमेल दोनों मिला के 350 के। और कौन से गाय हैं सर यहाँ पे? प्योर गिर गाय है सारे। हमारे देश में जो गिर गाय गुजरात में होता है, ये गिर गाय के बारे में खास क्या है? बहुत सारे लोग गिर गाय को बोलते हैं बहुत अच्छा दूध देती है। गिर गाय की विशेषता ये है कि दूध भी उसका अच्छा है, हाँ, गुण और स्वभाव भी उसका अच्छा है कि जैसे इंसानों से रिश्ता रखती है। अच्छा, शांत स्वभाव है उसका, समझदार भी है, और मतलब मानव से एकदम टचिंग रखती है, ऐसा कह सकते हैं। देसी गाय इसी को कहते हैं। हाँ, इस गाय में और जो मतलब ब्रीड वाले गाय होते हैं, HF गाय होते हैं, वो सब गाय में अंतर क्या होता है? क्योंकि हम लोग कई बार HF को गाय ही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो गाय है ही नहीं। गाय शब्द शास्त्रों से निकला हुआ शब्द है, तो हर किसी के पीछे नहीं लगता। अच्छा। जैसे आप श्री लगाते हो तो श्री सम्माननीय व्यक्ति के आगे ही लगा सकते हो। गो शब्द है एकदम शास्त्रों का शब्द है, तो गाय शब्द भारतीय देसी गाय के आगे और पीछे ही लग सकता है, बाकी किसी का नहीं। अच्छा। और सर, गौ पालन के बारे में जो हम बात करते हैं, मतलब बहुत ही ज़रूरी एक विषय होता है। भारत में कई सारे लोग डेयरी फार्मिंग में आते हैं, बट वो इतना सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, लोगों को सिखाना चाहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बछड़ा से लेकर के गाय का जो ज़िंदगी होता है उसमें कैसे कैसे पालन आप करते हैं। बच्चे से स्टार्ट करते हैं सर। गाय के बच्चे पैसे तो पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में किस कैटेगरी के बच्चों को जन्म देना है। हमें हम क्या चाहते हैं, हमारे परिवार में, गो परिवार में किस कैटेगरी के बच्चे पैदा हो। यदि हम चाहते हैं उत्तम क्वालिटी के बच्चे जन्म ले, तो हमारे पास उत्तम नस्ल का नंदी होना चाहिए, और नंदी के माध्यम से आने वाली औलादे जो है वो बेस्ट क्वालिटी की तैयार होगी। उसके बाद जो है उसका रख रखाव, तो उसको पर्याप्त मात्रा में उसकी शरीर की ज़रूरत को देखते हुए उसको लूज मोशन भी नहीं होना चाहिए, उसकी कमज़ोर भी नहीं होना चाहिए, उतना उसको ढंग से खाना देना, दूध पिलाना, दूध के बाद जब खाना खाते तब, तो ये सारी उसकी जैसे प्रोटीन, न्यूट्रिशन, जिस प्रकार की जो समय पे ज़रूरत है उस प्रकार का उसको खाना देना चाहिए। समझ गया सर। गाय कब, एक मैं आपसे बेसिक से बेसिक समझना चाहता हूँ, गाय कब उसको प्रेग्नेंट होती है, कब वो बच्चा देती है, वो सब साइकिल समझा सकते हैं? वो सही समय उसका 250 किलो वजन बछड़ी का और 2.5 साल की उम्र, ये दोनों पैरेलल होना चाहिए।
ऊपर होगा तो चलेगा, 2.5 से 3 साल हो गया तो चलेगा, 300 किलो हो गया तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। कम नहीं, कम से कम 250 किलो, और 2 से 2.5 साल बाद ही उसका प्रेगनेंसी होता है। हाँ, 2.5 साल के बाद। और दूध कब देना स्टार्ट करता है गाय टिपिकली? 2.5 साल के बाद प्रेग्नेंट होगी, 9 महीने 9.5 महीने में बच्चा दे देगी। उसके बाद दूध चालू हो जाएगा। कब तक दूध चालू रहता है? हाँ, दूध उसका रीप्रेग्नेंट होती है, 5 महीना रीप्रेग्नेंट, तब तक उसका प्रोडक्शन रहता है। मतलब डिलीवरी के 7 महीना तक दे सकती है। तो लगभग 7 महीना तक एक गिर गाय दूध देती है, समझ गया। और एक गाय लगभग कितना दूध दे पाता है, दे पाती है? ये अलग अलग है उसमें 10 लीटर से लेके हमारे पास 30 लीटर तक की गाय है। समझ गया। कि बहुत सारे लोग इस व्यापार में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, वो पैसा नहीं कमा पाते हैं। इसका आपके अनुसार सबसे बड़ा कारण क्या है? वही, कुछ लोग ब्रीड डेवलपमेंट का काम नहीं करते, वो भी फेल होते हैं। कुछ लोग बाई प्रोडक्ट का काम नहीं करते हैं, खाली दूध बेचते हैं और दूध कम पड़ता है तो गाय बढ़ाते जाते हैं, वो भी फेल होते हैं। कुछ लोग जो है प्रोडक्ट वगैरह अच्छा बनाते हैं लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाते, वो भी फेल होते हैं। कुछ लोग अकेली गाय पालते हैं, वो भी फेल होते हैं, क्योंकि गाय के साथ खेती होना बहुत ज़रूरी है। खेती के बिना गोपालन संभव नहीं है। एक दूसरे के पूरक है, पूरी साइकिल है। वो साइकिल पूरी जो फॉलो करता है ना, वो हमेशा कभी फेल होता ही नहीं। सर, कम से कम अगर मुझे स्टार्ट करना है, कितने गाय से स्टार्ट करना चाहिए? आप छोटे से स्टार्ट किए थे, तब जाके धीरे धीरे बढ़ा। हम लोगों ने तो एक ही गाय से चालू किया था। हाँ, एक गाय से आज 350 गाय हो गए आपके। हाँ। उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। जो ये गाय का प्रेगनेंसी होता है, उसके बारे में बहुत सारे लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। मार्केट में इंसेमिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी करते हैं, नेचुरल प्रेगनेंसी वो भी होता है। थोड़ा वो समझा सकते हैं उसके बारे में, कैसे गाय का बच्चा होता है? देखिए, श्रेष्ठ तो ये है कि नेचुरल हो। अब कई बार ज़रूरी रहता है तो इंसेमिनेशन भी कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। समझ गया। इंसेमिनेशन में वो जो भी स्पर्म होता है गाय में सीधा ट्यूब के थ्रू। हाँ, देता है। सर, ये चारा का बात करते हैं, ये मतलब सही प्रकार का न्यूट्रिशन इसमें मिलना चाहिए। इसमें क्या क्या मिलावट होता है? इसमें ये जो अभी चारा चल रहा है ना, इसमें प्रोटीन है। प्रोटीन? अच्छा। हाँ, और एक टाइम ज्वार का भूसा देते हैं, और सॉरी सूखी ज्वार देते हैं। हाँ। उसमें कैल्शियम और ग्लूकोज रहता है। तो अलग अलग टाइप के सीजन के हिसाब से ठंडियों में गाजर देते हैं, गन्ना देते हैं, चुकंदर देते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के खाने देने से उसको साल भर के अलग अलग न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। समझ गया, समझ गया। मतलब सीजन के हिसाब से और बच्चा कितना बड़ा है, हाँ, उस हिसाब से आपको न्यूट्रिशन बदलना होता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं सर। आप कहे कि एक गाय से भी कोई शुरुआत कर सकता है, बट लॉजिकली एक गाय से करना शायद मुमकिन नहीं होगा। स्टार्टिंग में स्टार्ट करने में मेरा कितना खर्चा आता है और कैसे कैसे उसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करना होता है, जो आप सेटअप किए हैं? लोगों को क्या एकदम प्योर न्यू है ना, उसको 3-4 गाय से चालू करना चाहिए। 3 से 4 गाय? हाँ। उसमें मैं गाय कहाँ से मैं खरीदूं, क्या खर्चा आता है, वो भी बता दीजिए थोड़ा। पहले कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने आसपास से ही गाय मिल जाए। सर, गायों में आजकल मार्केट में एक और चीज़ बहुत पॉपुलर हुआ है, A2 मिल्क, A1 मिल्क। सब लोग A2 मिल्क नाम से बेच रहे हैं। A2 A1 होता क्या है, थोड़ा समझा सकते हैं? देखिए, A2 एक प्रोटीन है जो दुनिया के कुछ देशों ने उस रिसर्च करके लाया है। A2 प्रोटीन और A1 प्रोटीन दोनों के फायदे और नुकसान उन्होंने बताया है, एकदम सही बताया है। परंतु बट A2 प्रोटीन, एक ही प्रोटीन से गाय के दूध या घी को मापा जाना ये बड़ी मूर्खता है, क्योंकि गाय के दूध में बीटा कैरोटीन, मैग्नीशियम, सल्फेट, सल्फर, कैल्शियम, ऐसे गोल्ड, ऐसे बहुत सारे कंटेंट है गाय के दूध में। केवल A2 से नहीं नापना चाहिए? केवल A2 से नहीं नापना चाहिए, वो गलत है। यहाँ पे जो हमारे गिर गाय हैं सारे वो A2 मिल्क ही देते हैं। हाँ, A2 तो देखो, वो तो उनका कहना है A2 देते हैं। हाँ। बाकी तो और भी बहुत, हम तो ये कहते हैं कि देसी, भारतीय देसी गाय का दूध बस। A2 A1 कुछ नहीं। A2 A1 की क्या आवश्यकता है? अभी देखो, आप जब A2 की बात करोगे तो भैंस का भी A2 है, उसको गाय मानोगे क्या? गाय के जितने फायदे होंगे उसके क्या? नहीं। अभी HF भी A2 आ गया है, पता है आपको कि नहीं पता? पता है, हाँ, HF का भी ब्रीडिंग का। अब बताओ, गद्दी का भी A2 है, ऊँटनी का भी A2 है। मतलब A2 प्रोटीन फायदेमंद है, उसमें हम कोई वो डाउट नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते, पर एक पॉइंट को पकड़ के चलना मूर्खता है, बस इतनी ही बात है हमारी। समझ गया। तो मार्केट में मार्केटिंग के नाम पे ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। करने दो, हम भी करते हैं। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो में देखते हैं।
सर काउ बेस्ड फार्मिंग का खासियत जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। गोबर एक बाई प्रोडक्ट होता है, गोबर से हम खाद बनाते हैं, जी। गोबर से हम काउडंग केक्स बनाते हैं। जी। यहाँ पे जो मैं प्रोसेस देख रहा हूँ मुझे ब्रीफली मालूम है, लेकिन हमारे ऑडियंस को समझाइए ये क्या प्रोसेस है, इससे क्या फ़ायदे हैं, पूरा एंड टू एंड इसमें क्या क्या डालते हैं, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। ये एक बायो फर्टिलाइजर, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर बैग हमने डेवलप किया। जो जीवामृत में हमें प्रॉब्लम आती थी ना इनपुट डालने में, और बाद में छानना पड़ता था, तो यहाँ जीवामृतम बन रहा है। हाँ ये एडवांस जीवामृत कह लो इसको। ठीक है। जैसे इसका इनपुट तो गोबर, गोमूत्र, छाछ, किचन वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट यही है। और जैसे जीवामृत का है वैसे उसमें थोड़ी चीज़ें ऐड करी हुई है। इसको एक बार 3500 लीटर पूरा भर देने के बाद 40 दिन छोड़ देना है। तो ये पूरा एक बार 40 दिन भर दिया, उसके बाद इधर से 125-150 लीटर निकालना, इधर से 125-150 लीटर डालना। इसमें जैसे गाय की प्लेजेंटा है ना, वो भी हम डाल देते हैं, यहाँ से डालते हैं। हाँ, ये इसके अंदर एक प्रोसेस है, इसके अंदर एक हवा नहीं होती और सूर्य प्रकाश नहीं होता। हाँ। टोटल कंपोस्टिंग पूरे वर्ल्ड में 2 टाइप से होते हैं, एक एनोरोबिक और एक एरोमेटिक। एरोबिक, हाँ, एक एरोबिक और एक एनोरोबिक। एरोबिक जो होता है उसमें सूर्य और हवा की हाजिरी रहती है, वो अपने आप खुले में कंपोस्ट करता है। और एनोरोबिक है, उसमें सूर्य और हवा की हाजिरी नहीं रहती। तो जैसे कोई भी खाद आप खेत के अंदर डालो तो वो ऊपर जब रहता है तब एरोबिक होता है, जब जमीन के अंदर जाएगा एनारोबिक होगा, उसके बाद ही उसका काम चालू होगा। समझ गया। तो ये कंपोस्टिंग जो बाहर हो रहा है, एनारोबिक कंपोस्टिंग हो रहा है, ये जाएगा जमीन के अंदर। तो जो जमीन के अंदर 5 महीने में खाद तैयार होती है ना, वो सीधी यहाँ होके ही जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे खाद तैयार हो रहा है, बस केवल वो जमीन में जा रहा है। जमीन में जाना है बस। कितना समय लगता है तैयार होने में खाद? 40 दिन एक बार साइकिल पूरा 40 दिन में। बाद में रोज 125-150 डालो, 125-150 निकालो हर दिन? हर दिन। अच्छा, तो मतलब आप इससे हर दिन निकालते हैं? बिल्कुल। और इसका खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं? 1 एकड़ में 200 लीटर 300 लीटर अनलिमिटेड, 2 साल तक अनलिमिटेड पिलाओ, ताकि वो बैक्टीरिया जो एनारोबिक है वो जमीन के अंदर जाके खुद काम करने लग जाए। तो आपका जो मिट्टी है ना, उसी को ही बायो फर्टिलाइजर बना दे। करेक्ट करेक्ट। और ये जो सेटअप करना है सर, डाइजेस्टर वगैरह, मतलब इसका खर्चा कितना आता है? मुश्किल से 25-30 हज़ार का बस। तो हिसाब से बदलता रहता है। और ये मूवेबल भी है। अच्छा, यहाँ से आप दूसरे खेत में लगाना है तो दूसरे खेत में भी लगा सकते हो। समझ गया। फिर यहाँ से आप वहाँ पे उसमें फिल करके हाँ, स्प्रे कर सकते हैं। ये आउटलाइन है यहाँ की, यहाँ का आउटलाइन। हाँ, आप देखेंगे इसमें अभी भी भरा है। हाँ। अच्छा, ये आपका जीवामृतम है। हाँ, ये तैयार हो गया। ये लिक्विड बेस्ड बायो फर्टिलाइजर है हाँ, आपका पूरा। इसको जो झंझट उसमें छानने की होती है ना, ये इसमें नहीं होती, पूरा लिक्विड फॉर्म में आता हाँ। ये अभी थोड़ा पड़ा हुआ है, अभी यूज नहीं है खेत में, इसलिए थोड़ा पड़ा हुआ है, गाढ़ा निकल रहा है। समझ बाकी गया। एकदम पानी जैसा निकलता है। सर, जो बायो फर्टिलाइजर जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं या जो हम इसमें जीवामृतम बना रहे हैं, उसको मिट्टी में भापने का तरीका नहीं है जैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उसमें रेशो हाँ, होते हैं। वो केमिकल बेस्ड है, आप बाहर से बनाते हो इसलिए आपके ध्यान में आता है, पर ये नेचुरल है। तो जमीन के अंदर ही, जैसे इसके अंदर हमने 18% नाइट्रोजन है। अच्छा। हमारे पास इसका लैब टेस्ट रिपोर्ट है जिसके अंदर 240 फैमिली के डीएनए पाए गए हैं बैक्टीरिया के। तो इतना बड़ा ये खाद का काम करता है। जैसे किसान खेत में यूरिया, डीएपी, एमोनिया यूज करता है ना, ये टोटल का रिप्लेसमेंट है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आप हमारी आगे की वीडियो देखेंगे जिसमें हमने ओनली ये एडवांस जीवामृत पिला के 8-8 फीट की हल्दी है, वीडियोग्राफी के साथ है। 8-8 फीट की? हाँ, 12-12 फीट का मक्का है। अच्छा। और वो हजारों किसानों उसको विजिट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा जो ये बायो फर्टिलाइजर खेत में यूज होने के बाद और पहले का दोनों का कार्बन लेवल का टेस्टिंग रिपोर्ट भी हमारे पास है, उसमें भी ये प्रमाणित हुआ है। 2 के ऊपर कार्बन कर दिया है इन्होंने। जब हमने ये यूज नहीं किया था तब हमारा ऑर्गेनिक कार्बन 0.6 था। 0.6 से 2 हो गया ऑर्गेनिक कार्बन। अभी वो हमने जर्मन की एक एनजीओ को जो विजिट में आई थी उसको बताया, जर्मन एनजीओ के डायरेक्टर, तो उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट दिया है जो भारत के 11 राज्यों में ये बैग लगाना, डेमोस्ट्रेशन देना, किसानों को ट्रेनिंग देना और यूज करने का सिखाना। तो ऐसी सामान्य बात नहीं है ये। तो कम से कम खर्चा में किसान भाई और बहनों आप खुद के फार्म पे ऑर्गेनिक रूप में एक सस्टेनेबल सोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। मिट्टी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है, खर्चा कम करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है तो बायोडाइजेस्टर आप जरूर लगाइए फार्म में। सर, वहाँ पे बायोडाइजेस्टर में कंपोस्टिंग देखे हम, यहाँ पे किस प्रकार से हो रही है, थोड़ा और एक बार समझाइए फिर।
देखिए दोनों के अंदर अनोरोबिक ही प्रोसेस हो रही है। हवा और सूर्य की गैरहाजिरी में काम हो रहा है। करेक्ट। फर्मेंटेशन प्रोसेस है ये। और उसका उपयोग है ना ओनली बायो फर्टिलाइजर के लिए है, इसीलिए उसके अंदर इनपुट जो है वो सॉलिड 10% है और लिक्विड 90% है। अब ये है ना, ये सेम प्रोसेस है, लेकिन इसका पर्पस बायोगैस के लिए है। इसको बोलते क्या है? इसको बायोगैस ही बोलते हैं। बायोगैस यूनिट। बायोगैस यूनिट। ये अभी हमने लगवाया है। हाँ। बायोगैस यूनिट ये 85 क्यूबिक मीटर का है, ये भी एक 85 क्यूबिक मीटर का है। हाँ। तो ये दोनों मिला के 160-70 क्यूबिक मीटर है। हाँ। और इसमें अभी रोज का लगभग 1 टन के आसपास गोबर जा रहा है। अच्छा, इसमें 1 टन गोबर जा रहा है। हाँ। और उससे जो एनर्जी निकलता है उसी से पूरा फार्म चलता है। तो गोबर जो आज तक हमारा वेस्ट जा रहा था, हाँ। मतलब खुले में हम ढेर करते थे, बायो फर्टिलाइजर करते थे। आई डोंट नो, मेरे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं था कि इतना इससे फ़ायदा होता है। लेकिन ये अभी हमारा एक ही डूम चालू हुआ है, एक ही यूनिट चालू होने से हमारा जो लकड़ी लगता था, लगभग समझ लो रोज का 100 किलो लकड़ी लगता था। 100 नहीं, लेकिन कह सकता हूँ 150 किलो लकड़ी लगता था रोज का। वो लकड़ी ज़ीरो हो गया। अच्छा। पूरा। और उसके बाद 10 बोतल थी हमारी LPG गैस की घर पे चलाने के लिए, वो 10 बोतल ज़ीरो हो गई। क्या बात है। और बायोगैस इतना, से ही पूरा खाना पक इतना रहा है। गैस पूरा भरा हुआ है। अभी ये फुल प्रेशर में है, जैसे आपने देखा ना साइड में से निकल रहा था, हाँ। बुड़बुड़ बुड़बुड़ करके। करेक्ट। अभी ये दूसरा डूम भर जाएगा ना, हाँ। तो ये भी इतना ऊंचा आ जाएगा, गैस भर जाएगी उसके अंदर। अभी अच्छा, इसलिए ऊपर हो गया है। हाँ, तो अभी इसमें से इसमें हमने 2 लगा दिए, जैसे इसमें से निकलता है ना, हाँ। तो ये इसमें जाता है। अच्छा, यहाँ से गैस भर जाता है, फिर निकल ये के उसमें स्लरी जाता है। निकलती है ना, हाँ। ये स्लरी वापिस इस डोम में चली जाती है। कहाँ पे? जैसे इसमें से स्लरी निकली है, हाँ। ये स्लरी अपने आप दूसरे में चली जाती है इसमें। वो यहाँ से जाके वहाँ। हाँ, दूसरे डोम में। ओके। तो ये क्या हो जाता है कि इसमें भी अभी एक बार डोम में ये पास हुआ ना, फिर भी इसमें गैस रह जाती है काफ़ी सारी। तो ये दूसरे डोम में जाके गैस निकल जाती है इसमें से। ये घुमाने से क्या होता है सर? मैंने बोला ना, जो इसमें जो गैस ने रास्ते बना लिए है ना स्लरी में, वो रास्ते उसके बंद हो जाएंगे। हाँ। तो फिर रास्ते बनाने में इसको 24 घंटे लगेंगे। समझ गया। तो 24 घंटे में एक बार हिला देना चाहिए, ताकि अपनी ओवर गैस होके बाहर होके जो हवा में चली जाए वो ना जाए। बहुत इंटरेस्टिंग है। बढ़िया। इसी प्रकार से जो छोटे गांव में किसान है, अगर आपके पास एक गाय है, हाँ। अगर ये यूनिट तो नहीं, एक छोटा बायोडाइजेस्टर लगा के आप बेसिक अपना काम चला ही सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। यही रूरल डेवलपमेंट का काम ही यही है कि गांव में लोग, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि गांव में रहना सुखाकारी है। तो उसका कारण क्या, वेजिटेबल खेत से आ जाती है, वेजिटेबल फ्री। ये गोबर के कंडे या गोबर गैस से आप बना लो तो ये फ्री। बिजली का बिल फ्री। जैसे दही छाछ आपके घर के हो गए तो वो फ्री। गाय का गोबर इसमें काम आ जाएगा तो वो फ्री। पूरी एक यूनिवर्सल की साइकिल, एक सर्कल बन जाता है पूरा। वो सर्कल के बेस पे ही इंसान सुखी रह सकता है। बिल्कुल। न कि मात्र कंप्यूटर और IT से सुखी नहीं रह सकता। तो अभी इसमें जो फर्स्ट में से सेकंड में आई स्लरी, अब इसमें से यहाँ निकलेगी। ये भर जाएगा पूरा। हाँ। ये पूरा भर जाएगा तो इसमें आएगी स्लरी, यहाँ निकलेगी। यहाँ निकलेगी, यहाँ से फिर ये डोम में जाएगी, यहाँ से निकल के इसमें आएगी। क्या बात है। फिर यहाँ से अब इसमें इसको स्टोर किया जाएगा और उसमें से इसका पानी प्रेस मशीन से पानी निकाला जाएगा। ये जो स्लरी प्रेस मड के मशीन से ये जो पानी निकलेगा ना, उसको बोलते हैं यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड। यूमिक एसिड। और यूमिक एसिड हमारे खेतों के लिए, हमारे प्लांट के लिए, प्लांट के न्यूट्रिशन के लिए एक अमृत का काम करता है। तो यूमिक एसिड का भारत में 400 से लेके 2200 तक 1 लीटर का रेट है। इतना? हाँ, तो इसमें रोज 1000 लीटर पानी घिसता है, तो इसमें से रोज 500 लीटर यूमिक एसिड निकलेगा। वो पूरा 500 लीटर? हाँ, पूरा प्रोजेक्ट हम बताएंगे। और उसकी UAE में इतनी डिमांड है, हमारे देश में भी इतनी डिमांड है। केमिकल बेस्ड यूमिक एसिड बनता है, उससे 10 गुना ये बेहतर बनता है। आजकल न्यूज़ में बहुत सारा आ रहा है कि UAE, अरब कंट्रीज में हाँ। गोबर के एक ह्यूमिक एसिड का एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ गया है। क्या हाँ। सच्चाई है ये बात? हाँ, सही है। अब वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, 50-50 साल में एक बार बारिश नहीं होती थी। अब वहाँ बारिश होने लगी तो उन लोगों भी सोचे
कि अभी वहाँ खजूर की खेती बढ़ा रहे वो लोग, तो उसको भी जरूरत रहेगी, क्योंकि किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में कृषि धरती माता को समृद्ध करने के लिए गाय के गोबर के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल। दोस्तों अभी हम प्रोसेसिंग यूनिट में हैं, समझने वाले हैं कि दूध से मक्खन कैसे बनता है, दूध से दही, फिर दही से मक्खन, एंड टू एंड प्रोसेस समझने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो सर होता है, गाय से दूध आया, दूध का दही बनता है, दही के आगे ही मक्खन, घी, छाछ कुछ भी बनता है। तो यहाँ समझा सकते हैं सर ये मशीन क्या है और यहाँ पे क्या क्या होता है? ये हीटिंग पीएसयू और सीलिंग पीएसयू है। अच्छा, डम टैंक में दूध आता है, यहाँ पे दूध आता है। हाँ, उसमें से उठता है, गर्म होके वापिस यहाँ निकल जाता है। गर्म जैसे 70 डिग्री गर्म होता है और 40 डिग्री ठंडा होता है, और यहाँ से फिर ये इसमें डलता है और यहाँ से भरता है। यहाँ से वो भरते हैं वहाँ? हाँ, ये इसी में खाली करते हैं। हाँ। वही फिर यहाँ से भर लेते हैं। अच्छा। और उसको यहाँ रख देते हैं, फिर उसमें दही वाली उंगली लगा देते हैं सब में। दही वाली उंगली मतलब? दही जमाने का। हाँ। तो ये दही जम जाता है, मतलब दही जम जाता है तब तक बाहर रहता है 6 घंटा। जैसे ही दही जम जाता है उसके बाद उसको कोल्ड रूम में रख देते हैं 6 घंटा। 6 घंटा। तो 12 घंटे के बाद उसको मंथन कर देते हैं। सबसे पहले दूध आया, पैस्चराइजेशन जो कहते हैं, गरमाते हैं 70 डिग्री पे, फिर वापस 40 डिग्री पर उसको निकालते हैं, फिर वहाँ भर देते हैं, फिर वहाँ पे दही बन जाता है। हाँ। दही बनने के बाद 6 घंटा जाके कोल्ड रूम में रहता है। और वहां से अभी आपको दिखाते हैं जो दही को मटके में डाल के, हाँ, उसकी मंथनी की जाती है। बहुत सारे लोग, वैसे मैं कह रहा हूँ बार बार, खाते तो हैं दूध दही मक्खन, लेकिन बनता कैसे है वो समझना जरूरी है। ये जो है ना, अलग अलग तरीके से बनाते हैं लोग, बहुत सारे क्रीम से बनाते हैं, और भी बहुत सारे लोगों के तरीके हैं। ये हमारा ये तरीका है, ये दही को हम अभी ये मटके में डाल के। अच्छा, ये दूध से दही बन गया? हाँ, ये दूध से दही बन गया। हाँ। और इसको फिर मटके में डाल के मंथन करेंगे और इसमें से मक्खन निकालेंगे। कितना देर इसको मटके में डालना होता है? क्या हो रहा है मटका के अंदर? मटके के अंदर मंथन होगा। मंथन मतलब? मंथन मतलब जो अपने वैदिक काल में मंथनी होती थी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा। चंदन की लकड़ी से। हाँ, पकड़ो इसको। तो सर पहले 30 लीटर दही में लगभग 5 से 8 लीटर पानी मिला दिया। अब अगला स्टेप आप कह रहे थे जो? हाँ, अगला स्टेप है, ये हमारा ही मैकेनिज्म किया हुआ बिलोना है। बिलोना मैंने ही संशोधित किया है। हाँ। क्योंकि मैं चाहता था कि अपने देश के लोगों को एक क्वालिटी का फूड, मतलब क्वालिटी का घी प्रोवाइड हो, जो देसी भगवान श्री कृष्ण के समय की परंपरा से हजारों साल पुरानी, आगे पीछे घूमने वाली। और लकड़ी, ये पूरी चंदन की लकड़ी है। और अभी मैं आपको इसको सेट करके चालू करके दिखाता हूँ कैसे काम। अच्छा, तो ये लकड़ी को भी अच्छा, एक बार ऐसे घूम रहा है और एक बार ऐसे घूम रहा है। क्या बात है? इससे क्या होता है? स्पीड कंट्रोल होता है। अच्छा, स्पीड कंट्रोल। या आगे पीछे घूमने से, एक तो देखो दही को आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो लाइव लैक्टोबैसिलियस, यस। अब वो लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया को आप 2800 आरपीएम 2800 आरपीएम से घुमा दोगे तो वो बैक्टीरिया गर्म होके मर जाएगा। अच्छा। हाँ, तो वो मक्खन फिर मक्खन नहीं रहेगा, नॉनवेज बन जाएगा। हाँ, तो इसमें मरता नहीं है? इसमें मरता नहीं। कितने आरपीएम पे घुमा रहे हैं आप? अभी इसको समझ लो 8-9 आरपीएम है बस। हाँ, जो अपन हाथ से पहले करते थे ना, मतलब घर्षण रही, मतलब घर्षण नहीं होना चाहिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये एकदम प्यार से दही में से मक्खन निकालेगा और बटर मिल्क इतना क्वालिटी का तैयार होगा कि जो इंसान को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, आंतों की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए फायदेमंद रहेगा। सर ये कितना देर तक ऐसे घुमाना होता है? 15 मिनट। आप चैनल देख लीजिए अभी। बढ़िया। 10-15 मिनट में चलाओ। हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, यहाँ बोल रहे हैं कि ज्यादा आरपीएम पे घुमाना नहीं चाहिए, उससे जो दही में लैक्टोबैसिलस है वो खत्म हो जाता है। दोनों तरफ में 8 से 10 आरपीएम में यहाँ चला रहे हैं ताकि वो बैक्टीरिया रिटेन हो और हमारी सेहत के लिए सही हो। दोस्तों, घी हम सब खाते हैं, लेकिन घी मक्खन से कैसे बनता है अभी हमारे सामने ये प्रोसेस हो रहा है। तो सर चल के समझते हैं, क्योंकि दिखाते हैं। बहुत सारे मतलब इंडस्ट्री में गलत तरीके से हो रही है चीज। तो सही सरल तरीका क्या होता है घी बनाने का, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे? ये एकदम ट्रेडिशनल तरीका है जो अपने वंश परंपरागत भगवान श्री कृष्ण के युग से चला आ रहा है। दही जमाओ दूध का,
दही जम जाए, उसके 15 घंटे के बाद उसको क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मंथनी से लकड़ी से उसमें से मक्खन को बाहर निकालो। और ये मक्खन है अभी यहाँ पे? ये मक्खन है। अभी इसको गर्म करने लगाया है और ये 11 बजे तक गर्म हो जाएगा। अच्छा, फिर मक्खन को गर्म कितने देर तक करना होता है? 3 घंटे, 2.5-3 घंटे। वो टेम्परेचर जैसे अभी गर्मियों का माहौल है हाँ, तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है। ठंडियों के माहौल में थोड़ा टाइम लगता है। तो आइए घी गर्म करते हैं और थोड़ा बात करते हैं घी के बारे में। जी सर, थोड़ा इसको स्टेप बाय स्टेप लोगों के लिए समझाइए। घी मक्खन सब खाते तो हैं, लेकिन यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या आप कर रहे हैं, पत्ते डाल रहे हैं? ये अभी जैसे मक्खन हमारा था, हाँ, उसको यहाँ गर्म कर रहे हैं एक आयरन के कड़ेले में। अच्छा। और इसमें अभी ये डाले हैं बेल फल के पत्ते। बेल फल के पत्ते, इससे क्या होता है सर? इससे जो है ना घी पूरा एक मेडिसिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो है बेल का पेड़ है ना, फल पत्ते, वो सब मर्क्यूरी का सोर्स है। तो ये जो घी गरम करते हैं इसमें मक्खन में ये पत्ते डाल के उबालते हैं। तो ये मक्खन के अंदर जब तक ये उबलते रहेंगे पत्ते, और जैसे जैसे उबलते रहेंगे, जैसे जैसे उबलते रहेंगे, ऐसे उसके अंदर का मर्क्यूरी घी के साथ मिल जाएगा और घी की गुणवत्ता बढ़ेगी, घी की क्वालिटी बढ़ेगी, घी का कलर बढ़ेगा, घी का दाना बढ़िया होगा, घी की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। ऐसे सब फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं उसके। सर, मार्केट में जो घी मिलते हैं, बहुत सारे लोग घी देते हैं, कंपनी का नाम नहीं लूंगा। हाँ। वो मार्केट वाली घी में और यहाँ के घी में अंतर क्या होता है? अब मुझे मार्केट में कैसे लोग बनाते हैं घी वो समझ नहीं आता है, क्योंकि हमारे यहाँ घी 30 लीटर दूध से 1 किलो बनता है। 30 लीटर दूध से 1 किलो घी? ये तो मेरे बहुत सारे वीडियो है। और आजकल क्या है, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, बिजनेसमैन लोग भी गाय रखने लगे हैं। तो हर एक को पता है, सबके घर में एक्सपेरिमेंट होने लगा है कि अब कितने लीटर से कितना घी बनता है। तो हमारे यहाँ देसी गाय के दूध से, देसी गाय पूरे भारत में 28 से 31 लीटर तक 1 किलो बनता है। सीजन और खाने पे अलग अलग उसके अंदर बदलाव रहता है। अब दूसरी कंपनियां कैसे बनाती हो मुझे नहीं पता। 700 में, 800 में, 1000 में, 1500 में घी मिलता है। मेरा मानना ऐसा है कि वो घी ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब 30 लीटर दूध का 50 रुपया रेट पकड़ोगे ना तो भी 1500 हो जाएगा। 1500 का तो रॉ मटेरियल? हाँ, रॉ मटेरियल। उसके बाद उसकी प्रोसेस, लेबर कॉस्टिंग और स्टोरेज, उसके बाद पैकिंग, पार्सल। 2000 में तो हमें घर में पड़ता है, 2200 में। तो बेचते कितने में है सर आप? अभी हम 3500 में बेचते हैं। समझ गया। तो मतलब 30 लीटर के दूध का 1500 रुपये तो वहीं जा रहा है। और 100 रुपया लीटर यदि दूध गिनते हैं तो 2500-2800 का तो दूध ही हो गया। अब फिर बचा क्या पीछे, आप बताओ। तो 500 रुपया मुश्किल से बच जाते हैं हमारे पास। करेक्ट। सर, घी का जब हम बात करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग, मैं तो जानता हूँ सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है घी, बिल्कुल, बट बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं, घी नहीं खाना चाहिए। घी के बारे में बताइए सर, सेहत के लिए क्या क्या लाभ होते हैं? घी से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना वो डाउन जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल प्रमोट होता है। ये घी से, जो देसी गाय का, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरा ही घी, A2 घी है ये। अब A2 भी नहीं कह सकते, देसी गाय का शब्द रखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि देसी गाय A2 का। एक प्रोटीन है और उसके अलावा भी बहुत सारे दूध में प्रोटीन है। बीटा कैरोटीन है, जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ऐसे बहुत सारे कंटेंट है, जो गोल्ड है, इंसानों के लिए अमृत के समान है। तो भारतीय देसी गाय का जो दूध से दही बनता है, दही से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मक्खन तैयार होता है, और उस मक्खन से घी जो बनता है वो कभी मानव समाज को नुकसान नहीं करेगा। मैं एक दिन में 300 ग्राम घी पीने का सामर्थ्य रखता हूँ, है ना। 300 ग्राम का तो नहीं पता, बट आप सही सलामत आराम से घी खाइए, अच्छा घी खाइए, सेहत के लिए बहुत सारे लाभ होते हैं। बट ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट में सस्ता वाले घी के लिए मत जाइए, उसमें कैसे क्या बन रहा है किसी को आइडिया नहीं है। दोस्तों, दूध से घी कैसे बनता है, मक्खन कैसे बनता है, छाछ कैसे बनता है, ये तो हम समझ गए, लेकिन बनने के बाद इसका पैकेजिंग, ब्रांडिंग और उसको बेचना कैसे है, अभी सर से बात करके समझते हैं। तो सर, यहाँ पे क्या क्या है ब्रीफली समझा सकते हैं? बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, कितने प्रकार के प्रोडक्ट्स आप बेचते हैं? यहाँ लगभग 65 टाइप के घी है हमारे। अच्छा, सारे घी का प्रिपरेशन अलग? हाँ, सबके प्रिपरेशन अलग, सबके उपयोग अलग, सबके रेफरेंस अलग। गोमूत्र के अर्क है और हनी भी है,
अपना च्यवनप्राश भी है यहाँ पे बना हुआ, अलग अलग टाइप के मुखवास है। और ये बड़े पैकिंग में प्लेन घी, सुवर्ण सिद्ध घी, ये भी अलग अलग घी है। जैसे ये चर्म रक्षा के लिए मलम भी है, पंचगव्य मलम भी है, सुवर्ण प्राशन है, अलग अलग चीजें डॉक्टर भी रखे हैं यहाँ आयुर्वेद के डॉक्टर के अंतर्गत। और ये जैसे हीमोग्लोबिन पाउडर है, रूट बीट का, शतावरी का, अश्वगंधा का, सब्जा बीज, चिया बीज, ये सारे जैविक खेती से मीठी तुलसी, मोरिंगा, त्रिफला, ऐसे अलग अलग नीम की पत्तियां, कड़वी नीम की पत्तियां, मीठी नीम की पत्तियां, ऐसे पाउडर भी है। हाँ, जैसे ये एलोवेरा और बटर से बना हुआ साबुन है, ये यहीं पे बनता है। ये गोबर के कोयले से बना हुआ साबुन है। ऐसे अलग अलग, ये पलाश के फूल से बना हुआ साबुन है। हाँ, ऐसे अलग अलग हल्दी चंदन का साबुन है। ऐसे शुगर, सल्फर फ्री शुगर है। और ये सारा अपने फार्म में ही बना रहे हैं। ये जेगरी बाहर से ली हुई है, मतलब अपने स्टूडेंट जो अच्छी खेती करते हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं उनसे। अच्छा, ये हल्दी है, ये सब प्रोडक्ट अपने, इस प्रकार से लगभग हमारे पास 300 प्लस प्रोडक्ट है। 300 प्रोडक्ट। एक बात बताइए सर, ये जो पैकेजिंग है, डब्बा बनाना, ब्रांडिंग करना, ये आप कैसे करते हैं? वो सब मैंने ही अकेले अकेले स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है, जब बहुत समय पहले। अच्छा, जब मैं फ्री रहता था तो ग्राफिक वाले की दुकान में बैठता था, नहीं बोले ऐसे स्टिकर बना दे, ऐसे स्टिकर बना दे, ऐसा कर कर कई ये समय देख किया हुआ। और ये पैकेजिंग वैकेजिंग का खर्चा कितना आता है? मानो कोई स्टार्ट करना चाहे तो इतना बहुत महंगा तो नहीं है। जैसे ये पैकेजिंग का पूरा सेट कितने का है अपना, 50 रुपये के आसपास है, 50 से 60 रुपये। 50 से 60 रुपये पैकेज। बहुत बढ़िया। और ये जो मेजर माल सब हैं, 300 सारे प्रोडक्ट हैं, सबसे ज्यादा कहाँ पे बिकते हैं? नसियापो। कहाँ पे? नसियापो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट हमारे यूएस और उसमें जाते हैं, दोहा, कतार, दुबई, एक्सपोर्ट। हाँ, यहाँ से सीधा यूएस तक माल बिकते हैं। वहाँ पे मार्केट कैसे बनाया सर? वो सब यूट्यूब से और वेबसाइट से। अच्छा, पूरा यूट्यूब और वेबसाइट से ही। वहाँ पे कितने का बिकता है ये माल? रेट तो बदलता रहता है, उसमें यूएसडी, एमएसडी, ये सब डेटा, सेफ्टी डेटा, ये सब लगता है। साल तो 10,500 के आसपास लीटर जाता है। घी का दाम यूएस में 10,500 रुपए पर लीटर, वहाँ लोग देने के लिए रेडी है। हाँ, खर्चा बहुत लगता है, ऑफिशियली जाता है ना, तो बहुत सारे खर्चे रहेगा, लॉजिस्टिक का, पहुंचाने का, शिप का, उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह हर एक बेच का। और बीआरसी लास्ट में आपके ट्रांजेक्शन का क्लोजिंग रिजर्व बैंक में फाइल देना पड़ता है, उसका एक ट्रांजेक्शन का 1400 रुपये चार्ज है। बहुत बढ़िया। तो बहुत अलग अलग चीजें लगती है। समझ गया दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। खेती में अगर पैसा बनाना है और आगे बढ़ना है तो प्रोसेसिंग करना बहुत जरूरी है। वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग जो हम कहते हैं, रूरल डेवलपमेंट। हाँ, यहाँ केवल मतलब मोरिंगा से मोरिंगा पाउडर, बीटरूट से बीटरूट पाउडर, दूध से घी, ये सभी मतलब कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा है। साबुन बना रहे हैं, असली वैल्यू एडिशन नहीं पैसा होता है। सही बात सर? बिल्कुल बिल्कुल, करना ही चाहिए। जो लोगों के मन में भ्रांतियां है, गांव में कुछ नहीं होता, गांव में लड़की नहीं देते, खेती वाली को लड़की नहीं देते, गाय वाले को लड़की नहीं देते, उससे एक माहौल ऐसा बन गया है कि गाय और खेती में कोई लड़का टिकना ही नहीं चाहता। पर सच्चाई ये है कि यदि इसको समझदारी से, ज्ञान पूर्वक और पूरी टेक्नोलॉजी के साथ इसको बिजनेस के रूप में शोषण मुक्त व्यवसाय बनाया जाए, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा व्यवसाय है। परिवार के साथ रह सकते हो, आपने देखा गायों का प्यार भी मिल सकता है, आप घर पे हवन कर सकते हो, मतलब एक पूरा आपने रिलेटिव को मिल सकते हो, पूरा प्रकृति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ ऐसे वीडियोस देख के लोग मोटिवेट हो खेती में आने के लिए। उसके लिए हम ट्रेनिंग भी देते हैं यहाँ। अच्छा, बिजनेस ट्रेनिंग भी देते हैं, गोपालन की ट्रेनिंग भी देते हैं, और मोटिवेशनल स्पीच भी देने जाते हैं हम। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद सबसे पहले गौ पालन के बारे में सिखाने के लिए, बेसिक्स। जो यंगस्टर आपका वीडियो देख के ये सारी चीज़ समझ के खेती में आना चाहता है, गौ पालन में आना चाहता है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, गाय, गांव और कृषि पूरे ब्रह्मांड के, पूरे मानव सभ्यता की धरोहर है। और मानव सभ्यता को, मानव समाज को यदि तंदुरुस्त, तेजस्वी, प्राणवान और निरोगी रहना है, परिवार के साथ रहना है, तो गाय, गांव और कृषि के साथ ही रहना चाहिए। बिल्कुल, है ना। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे रोजगार के ऑप्शन है, और आप खुद का तो भला करोगे ही, लेकिन अच्छा पैदा करके, केमिकल फ्री, जहर फ्री पैदा करके आप दुनिया के और लोगों को भी बेहतर बना सकते हो, उसके आशीर्वाद भी ले सकते हो। बिल्कुल, जैसे कि वीडियो खत्म होने से पहले पूरे गाय का चारा इस तरफ है। हाँ। ये भी जो हम बायोस्लरी बिना केमिकल्स के 100% ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है ना सर? खुद का चारा आप उगाते हैं पूरा? हाँ,
बिल्कुल हमारा 60-70% सारा हम बना लेते हैं। हाँ। बाकी ज़रूरत रहे तो हम बाहर से भी लेते हैं, क्योंकि झूठ कहीं बोलना नहीं है, जो है वही रियल ईमानदारी से जो है वही हाँ, करो। क्योंकि जब देश के युवा, देश के लोग हमें आइडियल मानते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी बोलो वो सच बोलो। बिल्कुल। धन्यवाद सर आपके समय के लिए, एंड मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी सारे वीडियोस देखिए, एंड शुक्रिया एंड धन्यवाद। धन्यवाद, सॉरी। धन्यवाद। जय गौ माता, वंदे गौ माता।